हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के सबसे प्रभावशाली पद यानी कि एसटीएम की। ये ऐसा पद होता है जिसे जनरली लोग पहले प्रेफरेंस पे डालते हैं, पहले नंबर पे इस पद को सेलेक्ट करते हैं, बाकी अन्य पदों को उसके बाद भरते हैं। इतना प्रभावशाली पद क्या है इसमें खास, और इसकी पावर्स क्या होती हैं, इसका कार्य क्या होता है और इसके प्रमोशन कहाँ तक होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यूपीपीएससी में अगर एसटीएम की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एसटीएम जो होता है वो पीसीएस अधिकारी होता है। पीसीएस मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, या आप कह सकते हैं प्रांतीय प्रशासनिक सेवा। इसके ग्रेड पे की अगर हम लोग बात करें तो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये, और प्योर राजपत्रित पद होता है। अब एसडीएम बनते कैसे हैं? तो एसडीएम बनने के 3 ऑप्शन होते हैं। पहला अगर बात करें तो वो आपका होता है यूपीएससी। यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस अधिकारी आते हैं उनकी पहली इनिशियल पोस्टिंग एज ए एसडीएम या फिर जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में होती है। तहसील स्तर का ये पद होता है। और सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका है यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि वो पीसीएस अधिकारी वाला पद। ठीक है, पीसीएस अधिकारी इससे होता है। थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो बाई प्रमोशन के थ्रू भी जो है एसडीएम बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्रमोशन। अब प्रमोशन किसका? एक पद होता है तहसीलदार का। ठीक है, तहसीलदार से जो है आप प्रमोट होकर के जो है एसडीएम बनते हैं। ठीक है, अब तहसीलदार कैसे बनते हैं उसके लिए मैं एनटी वाला वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। एनटी मतलब नायब तहसीलदार। तो ये हो गई एसडीएम की बात। अब एसडीएम को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, उप जिलाधिकारी, उप प्रभागीय न्यायाधीश, उप खंड मजिस्ट्रेट, अनुमंडलाधिकारी। इसके अलावा इनके अन्य नाम भी होते हैं जैसे असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, या फिर आप कह सकते हैं सब कलेक्टर। एक नाम इसका और होता है जो बड़ा प्रचलन में है, उसे बोलते हैं आरडीओ। आरडीओ क्या होता है? रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, आरडीओ भी बोलते हैं इसे। अब इसके अंदर पावर कौन कौन से अधिकारी के होते हैं? मैंने थंबनेल में लिख रखा है एसडीएम को शक्तिमान। शक्तिमान से याद आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एक मिलने वाले हैं, डिप्टी एसपी हैं, सीओ कह सकते हैं आप उन्हें। एक दिन उनके आवास पे बैठा था, शाम का समय था, काफ़ी लेट हो चुका था। तो हुआ ये कि उनके पास सडन फ़ोन आता है और वो तुरंत निकल चलते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई इतने टाइम अब ड्यूटी का क्या चक्कर है? तो उन्होंने, जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मैं सुपरमैन हूँ, तो किसी भी टाइम ड्यूटी कर सकता हूँ, तो इसीलिए इसके पास इतनी पावर होती है, इसलिए मैंने शक्तिमान इसे कहा। ठीक है, अब कौन कौन से अधिकारियों की पावर होती है? एक तो आपका प्रशासनिक अधिकारी की पावर हो गई, भू राजस्व अधिकारी की पावर हो गई, दंडाधिकारी की पावर हो गई, न्यायिक अधिकारी की पावर हो गई, समन्वयक अधिकारी की पावर हो गई, आपदा निवारक अधिकारी की पावर हो गई। तो मतलब बहुत सारी पावर है, कोई गिनती नहीं, इतनी पावर्स हैं इसके पास में। तो इसलिए मैंने इसे शक्तिमान कहा। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे लोग क्यों खिल रखेंगे इसे, कुछ तो खास होगा, है ना। तो आइए इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में देखते हैं कि एसडीएम के रूप में आपको क्या काम करना होगा। बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन मेन काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्राथमिक जिम्मेदारियों में राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विकासात्मक गतिविधियों की देखरेख करना और एक उप विभाजन के भीतर विभिन्न विभागों का समन्वय करना शामिल है। तो इसकी जो इनिशियल जिम्मेदारी होती है, जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, वो राजस्व को कलेक्शन करता है, कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है, डेवलपमेंट के जो गतिविधियां होती हैं, जो प्रोग्राम होती हैं, उनकी देखरेख करता है, और एक सब डिवीज़न यानी कि अपनी तहसील के अंतर्गत विभिन्न विभागों को देखरेख करता है। उप जिलाधिकारी अपने तहसील स्तर के समस्त विभागों की देखरेख एवं शासन व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार रहता है। अब जो उप जिलाधिकारी होता है, तहसील में सारी जितने शासन की व्यवस्था होगी, जितने भी विभाग काम करेंगे, सबका समझ लीजिए मुखिया है, सुपरविजन वही करेगा। ठीक है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे जो हो, है ना, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, सब जगह वो उसके अथॉरिटी है। वो चाहे सरकारी तंत्र हो या गैर सरकारी तंत्र हो, कहीं भी जा करके किसी भी समय जांच वगैरह कर सकता है। ठीक है, उप जिलाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी विभाग में औचक निरीक्षण कर सकता है एवं जरूरत पड़ने पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।
भाई राजपत्रित अधिकारी बहुत सारी पावर्स हैं। अब वो किसी भी विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर आपका स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, उनमें जाके औचक निरीक्षण कर सकता है। और जैसे सप्लाई ऑफिस में गया, औचक निरीक्षण उसने किया, अब उसने देखा भाई क्या क्या हो रहा है और उसको लगा कि कुछ ज़रूरत, इस पर ये चीज़ें एक्शन होने वाले हैं, ये चीज़ें लेने वाली है, ये चीज़ों की बदलाव की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो संबंधित अधिकारी कर्मचारी को जो है आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि भाई आप इस तरीके से काम करो, ये चीज़ें हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं जांच करने आऊँगा अगर आपने ये कमी पाई तो फिर मैं आपके खिलाफ कार्यवाही कर दूंगा। ठीक है, ये पावर होती है उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी भू राजस्व से संबंधित समस्त कार्यों के निष्पादन के प्रति जिम्मेदार होता है। अब भू राजस्व जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, भू राजस्व का जो आपका भू राजस्व होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है उप जिलाधिकारी की होती है। वो संबंधित कानूनों वगैरह पे नज़र रखता है, उनसे डेली का डेली जो है या वीकली जो है रिपोर्ट लेता रहता है कि कहाँ कितना भू राजस्व बाकी है, पेंडिंग है या कितना जमा हुआ, कैसे क्या कार्य चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। ठीक है, फिर क्या है, उप जिलाधिकारी अपने तहसील परिसर के समस्त अधिकारियों का मुखिया होता है एवं उनके कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें उचित दिशा निर्देश देना उप जिलाधिकारी का ही काम होता है। कि एसडीएम पद ऐसा है कि जैसे तहसील में बैठा हुआ है तो वहाँ पे समझ लीजिए उससे अपर लेवल का कोई है नहीं। अब उनके अंडर में तहसीलदार काम करेंगे, फिर नायब तहसीलदार काम करेंगे, फिर कानूनगो काम करेंगे, फिर लेखपाल काम करेंगे, क्लर्क काम करेंगे, उसका एसटी बाबू होगा, स्टेनो बाबू काम करेगा, जितने भी इस ग्रुप सी के लेवल के अधिकारी होंगे, डी लेवल के अधिकारी होंगे, सारे उसके अंडर में काम करेंगे। तो वो उन सभी का मुखिया होता है, उस सभी के कार्यों का मूल्यांकन करना उसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो वो देखता है कि बराबर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को कहीं किसी प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो जिम्मेदार होता है। न्यायिक अधिकारी के तौर पर उप जिलाधिकारी जनता के भूमि संबंधित समस्त विवादों को निस्तारित करता है। अब मैंने बताया आपको एसडीएम एक न्यायिक अधिकारी भी होता है, दंडाधिकारी भी होता है, तो उसके तौर पे भूमि संबंधित जो वाद विवाद होते हैं उनका निस्तारण करना जो है एसडीएम का ही काम होता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक एसडीएम साहब से मुलाकात हुई थी, मैं वहाँ गया तो उनके यहाँ बैठा तो मैं देखा एक महिला की ज़मीन जो है बटाई उठी हुई थी, उसको जो है ना तो पैसा मिल रहा था, ना तो उसको जो है गल्ला वगैरह वहाँ से मिल रहा था। तो मेरे सामने ही उन्होंने जो है उसकी समस्या का निस्तारण करवाया, सामने वाली पार्टी को बुलवा करके जो है उससे बोला आप जो इनका हक बनता है वो दीजिए, अन्यथा मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे मामलों का जो है निस्तारण करवाने का काम उप जिलाधिकारी करते हैं। फिर बात करते हैं आपदा प्रबंधन में भी उप जिलाधिकारी की मुख्य भूमिका होती है। अभी हाल ही में कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए समस्त उप जिलाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में अनेकों राहत कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, उप जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन अधिकारी भी होता है। तो अगर आपके यहाँ कोई आपदा आ गई, जैसे भी हाल ही में कोविड आया हुआ था, तो उसमें उप जिलाधिकारी का काम क्या था? उप जिलाधिकारी का काम ये था कि जैसे कहीं पे कोई मरीज निकल रहे या कोई इन्फेक्टेड आदमी निकल रहा तो उसकी तुरंत व्यवस्था कराना, उसको क्वारंटाइन कराना, उसके लिए राशन पानी वगैरह की व्यवस्था करना, कोई बाहर से आ रहा तो उसकी जाँच करवाना। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जो है उप जिलाधिकारी कर रहा था। ठीक है, और राहत कार्य क्या मतलब, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, कोई आपदा आ गई, तो पूरा मुखिया होता है भाई आपकी जो है तहसील का, तो सारी जो राहत की सामग्रियां वगैरह वितरित करवाना, ये सारा काम आपका एज ए उप जिलाधिकारी के तौर पे रहेगा। ठीक है, सरकार द्वारा लागू की गई परियोजनाओं को तहसील स्तर तक पहुंचाने का कार्य भी उप जिलाधिकारी का ही होता है। अब सरकार कोई परियोजना लागू करती है तो पहले वो डीएम साहब के पास जाएगी, डीएम साहब जो है अपने अंडर में काम करने वाले एसडीएम्स को निर्देशित करेंगे कि भाई ये योजना आई है नई सरकार की, इसके अंतर्गत ये रजिस्ट्रेशन होना या ये सुविधाएं पब्लिक को मिलनी है, तो इसको आप जो है वो अपने परिक्षेत्र में लागू करवाइए। तो ये काम भी एसडीएम का ही होता है। फिर क्या है, तहसील स्तर के विकास कार्यों में भी उप जिलाधिकारी का ही योगदान होता है। तहसील स्तर में कोई विकास कार्य होना है, डेवलपमेंट होना है, तो उसका भी जो है काम एसडीएम ही करता है। कोई भी विकास का हो, जैसे मान लीजिए कोई रोड बननी है, कोई सड़क बननी है, कोई मार्ग बनना है, कुछ भी बनना, तो वो सारी चीज़ें वो देखता है। बाकी जैसे मान लीजिए आपकी पंचायत का मामला है तो वो भी जो है उसमें भी उसका हस्तक्षेप होता ही होता है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को दुरुस्त करने हेतु उप जिलाधिकारी समय समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। वैसे तो देखा जाए स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलग होता है, जो आपका सीएचसी होगा तहसील स्तर में, उसका इंचार्ज जो होगा वो आपका जो है सीएचसी अधीक्षक होगा। लेकिन
संबंधित अधिकारी जो सीएससी अधीक्षक होगा वो भी जो है उसके मन में भी डर रहेगा कि क्या पता कब उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम साहब आ जाए औचक निरीक्षण करने के लिए और ये कमियां पाई जाएं तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उप जिलाधिकारी क्या करता है, समय समय पे जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे भी चला जाता है और वहाँ पे उनको निरीक्षण करेगा भाई बेड की व्यवस्था है कि नहीं, स्ट्रेचर उपलब्ध है कि नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं। अगर मौके पर नहीं मिलता है तो एक बार अधीक्षक महोदय को बताएगा कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, आप बिल पास करवाइए सीएमओ साहब से बोल करके और ये सारी चीज़ें मंगवाइए, अन्यथा नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको ये अल्टीमेटम नहीं दूंगा, मैं आपके खिलाफ कार्यवाही कर दूंगा, लिख के भेज दूंगा डीएम साहब के पास में और सीएमओ साहब खुद ही आपके ऊपर कार्यवाही कर देंगे। कभी कभी तो अस्पताल की ये हालत होती कि पैरासीटामॉल भी उपलब्ध नहीं होती। तो इन सब सारी चीज़ों की जो है संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग पर भी ध्यान रखता है। गैर सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण एवं उनके मानकों की जांच करना भी उप जिलाधिकारी का काम होता है। वैसे तो गैर सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक लोग या डॉक्टर जो सीनियर होते हैं वो लोग जाकर के चेक कराते हैं, लेकिन एसडीएम भी करता है। एसडीएम क्या करता है, जैसे कोई मानक के अनुरूप अस्पताल नहीं बना है, वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं लिखा, फुल्ली वेंटिलेटर अवेलेबल, ऑक्सीजन व्यवस्था अवेलेबल, फिर मौके पर नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करता है। कभी कभी तो ताले लगवा देता, सीज करवा देता है। ठीक है, तो ये सारे काम भी एसडीएम के होते हैं। फिर क्या है, अपने तहसील अथवा कार्यक्षेत्र में कानून बनाए रखने की भी जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी की ही होती है। इसके लिए वह पुलिस उपाधीक्षक के साथ मिलकर संबंधित थानों, चौकी इत्यादि का निरीक्षण करता है एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। अब एसडीएम क्या है, पुलिस प्रशासन पे भी नज़र रखता है पैनी कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या करता है वो, भाई उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। तो जो उसके साथ में पुलिस उपाधीक्षक होता है उसके साथ मिल करके संबंधित थानों का, चौकी इत्यादि का निरीक्षण करेगा। वो देखेगा कि चौराहों पे सिपाही वगैरह ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उपस्थित है नहीं, कोई चोर उचक्का तो इधर उधर भाई बहुत सारे होते हैं ना, तो उनकी सबकी जानकारी लेता रहेगा। थानों पे रजिस्टर वगैरह भी चेक कर सकता है और अगर उसे लगता है कि कुछ कमियां हैं पुलिस विभाग में भी तो उसके लिए संबंधित उपाधीक्षक को बता देगा और संबंधित थाने और चौकी में जो है आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर देगा। और देखिए, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य भी उप जिलाधिकारी का ही होता है। अब उप जिलाधिकारी ऐसा पद है कि बहुत सारे जो है वो क्या करता है, लाइसेंस वगैरह जारी करता है। इसके अलावा आप लोग अपना डोमिसाइल बनवाते होंगे, निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी निर्गत करने का काम जो है उप जिलाधिकारी का ही होता है। ठीक है, और देखिए, तहसील स्तर से जारी होने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी ही जारी करता है। आप लोगों को पता होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में, आपके नहीं किसी के परिवार में किसी मुखिया की डेथ हो जाती है तो उसके पास उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है तो उसको बनने के लिए जो है आप बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे भाई सक्सेशन प्रमाण पत्र लाओ, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाओ, तभी जो है मैं आपके पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो ये जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होता है ये भी जो है एसडीएम ही जारी करता है। आप निर्धारित करेंगे कि इनके डेथ के बाद में इनके परिवार में कितने उत्तराधिकारी, कितने लोगों को क्या क्या संपत्ति इनकी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये पावर होती है एसडीएम की। मैं आपको बता दूं, आपका भरा खेत हो, अगर एसडीएम उसको दिखा देगा कि ये परती है, ये भूमि जो है कृषि योग्य नहीं है, तो आप खड़ी फसल को काट नहीं पाएंगे, वो उतने पे ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आप हल नहीं चला पाएंगे उसमें। ये पावर होती है एसडीएम के कलम में, हल्के में मत लीजिएगा इस पद को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर देखते हैं, तहसील स्तर की समस्त जांचों का निस्तारण एवं लेखपालों के कार्यों का अवलोकन करना भी उप जिलाधिकारी का ही काम होता है। लेखपाल, उनके अंडर में तमाम सारे ग्राम आते हैं, ग्राम सभा आती हैं, बहुत सारा काम होता है। वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, कुछ हो गया, तो उनकी जांच करेगा एसडीएम। ठीक है, उनका निस्तारण करेगा। और लेखपाल कैसे काम कर रहा है, करप्ट तो नहीं, करप्शन तो नहीं कर रहा है, किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें भी जो है एक एसडीएम ही चेक करेगा, वही जांच करेगा। उसके अंडर में ही, सुपरविजन में ही लेखपाल लोग काम करते हैं। लेखपाल हो, कानूनगो हो, नायब तहसीलदार हो, क्लर्क हो, ये सारे जो है तहसील प्रशासन के सारे कर्मचारी जो है एक एसडीएम के अंडर ही काम करते हैं। त्योहारों और पर्वों पर शांति व्यवस्था एवं जनता की सुरक्षा का दायित्व भी उप जिलाधिकारी का होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली, ईद इत्यादि होते हैं, तो उन पर जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और जनता जो है सुरक्षित रहे, इसका दायित्व जो है एसडीएम के पास में होता है। इसके लिए वो समय समय पे मीटिंग करता है, त्योहारों से पहले, पर्वों से पहले अपना इसके डीएसपी के साथ में मीटिंग कर लिया, संबंधित कोतवाल को दिशा निर्देश दे दिया कि भाई देख लेना अपने इलाके में कहीं कुछ
शांतिभंग नहीं होनी चाहिए और जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। उसको सारी जिम्मेदारी दे के समझा के कर देता है और उस पर निगाह भी रखता है। ठीक है। उप जिलाधिकारी सीधे तौर पर जिलाधिकारी के संपर्क में रहता है, इसलिए विषम परिस्थितियों में यदि तहसील स्तर पर कोई जांच कमेटी या टीम गठित की जाती है तो उसके प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी उप जिलाधिकारी को ही सौंपी जाती है। अब वो सीधे जो है एसडीएम जो है सीधे डीएम के अंडर काम करता है। तो अभी मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति हो गई, किसी प्रकार का हादसा हो गया, कुछ हो गया, उसकी जांच या कोई टीम गठित होनी, कमेटी बनानी है, तो उसका जो लीडर रहेगा वो एसडीएम को ही बनाया जाएगा, क्योंकि डीएम रिपोर्ट सीधे जो है एसडीएम से लेगा, तो उसी को बनाया जाएगा। वही सारी रिपोर्ट बनाएगा, बनवा के उसको बाकायदा एसडीएम के पास में प्रेषित करेगा। उसके बाद एसडीएम साहब जो है अपना निर्णय लेंगे, चीज़ों को बताएंगे ये ऐसे होना था और ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, उस पर वो लोग अपना डिसीजन लेंगे। तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पद है। आप यकीन मानिए जब आप बैठेंगे एसडीएम की चेयर पे तो आपको लगेगा कि आपके पास कुछ पावर है, कुछ क्षमता है, आप पब्लिक की कुछ सेवा कर सकते हैं, उसको कुछ लाभ दिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको महसूस होगा और आपके अंदर एक पावर आ जाएगी। ये होता है पद एसडीएम का। ठीक है। और देखिए, तहसील दिवस के दिन उप जिलाधिकारी जनता की शिकायतें सुनता है, उनके निस्तारण के लिए उचित प्रबंध करता है। तहसील दिवस के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तहसील दिवस, जब तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन होता है, कभी कभी तो डीएम का भी प्रोग्राम होता है, तो डीएम साहब भी आके तहसील दिवस में बैठते हैं। लेकिन जनरली उप जिलाधिकारी हमेशा तहसील दिवस में मौजूद रहेगा, जनता की शिकायतें सुनेगा, उनकी जो एप्लीकेशंस होगा वो लेगा, उनके निस्तारण अगर तुरंत निस्तारण होने वाली तो तुरंत, अगर नहीं निस्तारण होने वाली तो संबंधित अधिकारी को जो है निर्देशित कर देगा, उसकी शिकायत निस्तारण का उचित प्रबंध करा देगा। ठीक है। जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। पब्लिक क्या रहती, जैसे गवर्नमेंट की नई स्कीमें आई या कुछ भी आया, या जैसे मान लीजिए ट्रैफिक वाला ही मामला है, इंश्योरेंस जैसे लोग गाड़ियों में नहीं कराते, तो उनके लिए भी कभी कभी आरटीओ वगैरह के साथ मिलके जो है उनको जागरूक करने के लिए पब्लिक को जो है वो तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जैसे भी हेलमेट वाला प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उसमें भी प्रोग्राम बनाए गए थे, एसडीएम्स ने जो है बताया था पब्लिक को कि हेलमेट का क्या रोल रहता है। अग्निशमन वाला जैसे प्रोग्राम होता है कि आग अगर आपके सिलेंडर में, घरेलू सिलेंडर में आग लग जाए तो उसको कैसे जो है आप कैसे जो है उससे बच सकते हैं या उसको कैसे बुझा सकते हैं, तो फायर ब्रिगेड वालों के साथ में, फायर सर्विस वालों के साथ में मिल करके एसडीएम प्रोग्राम इस टाइप के लॉन्च करता है और पब्लिक को जागरूक करता है। ये सारे काम होते हैं उसके। खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर शिक्षा एवं विकास संबंधी कार्य योजना तैयार कर जिलाधिकारी को सूचित करता है और ज़रूरत के हिसाब से जनपद स्तरीय लाभ जनता को दिलवाता है। तो खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है और जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी होता है बीईओ होता है। ठीक है, तो इन लोगों के साथ में जैसे शिक्षा विभाग का बीईओ हो गया और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो आपका बीडीओ हो गया, तो इनके साथ मिल करके एक कार्य योजना तैयार कर लेता है कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, ये चीज़ों में बदलाव होना है, और ये रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी को सूचित करता है और ज़रूरत के हिसाब से जनपद स्तरीय जो लाभ मिलने वाले हैं पब्लिक को या जनता को, तो वो दिलवाता है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं एसडीएम के। बहुत सारे काम होते हैं, मैं बताऊँ वीडियो छोटा पड़ जाएगा, इतनी सारी पावर्स और इतने सारे काम होते हैं। फिलहाल जो मेन थे मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप सभी लोग तो जानते ही हैं इस पद के बारे में, बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आइए अब हम लोग इसके प्रमोशन के बारे में देख लें, प्रमोशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो है इनिशियल पोस्टिंग होगी एज ए डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम की। ठीक है, आप तहसील लेवल पे आपकी पोस्टिंग आपको मिलेगी और आप जो है अपना कार्यभार देखेंगे। अभी पहले जो मैंने काम बताया ये सारे काम आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल पोस्टिंग आपकी डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम पद पे हो गई, आप लोग इसे उप जिलाधिकारी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा, आप जो है लगभग 8 से 10 साल सर्विस करेंगे। ठीक है, 8 से 10 साल जब आप सर्विस करेंगे तब आपको बनाया जाएगा सिटी मजिस्ट्रेट, या फिर आप कह सकते हैं एसडीएम सिटी आपको बनाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग काम करेंगे जनपद स्तरीय, जनपद लेवल पे आप रहेंगे और जनपद स्तरीय आप लोग काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं आपकी। आप पहले तो आप तहसील स्तर पे काम करते थे एज एसडीएम, अभी आप जो है जनपद स्तरीय काम करने लगे हैं। ठीक है, एसडीएम सिटी बन गए हैं। कोई एग्ज़ाम भी होता तो आपको भेजा जाएगा, भैया देख लो, शासन व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या रहता है, फिर आपको जो है लगभग 7 से 8 साल लगेंगे एडीएम बनने में। ठीक है, 7 से 8 साल आपको लग जाते हैं एडीएम बनने में। एडीएम एफआर और एडीएम ई और जे, ये क्या है? एडीएम एफआर क्या होता है? एडीएम एफआर होता है एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू,
ADM E होता है ADM एग्जीक्यूटिव और ADM J होता है ADM जुडिशियल। ठीक है, अब ADM के भी कई सारे काम होते हैं, एक जनपद में कई ADM हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जनपद बड़ा है तो 2-3 ADM हो जाएंगे। ठीक है, FR में होंगे तो फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिव में होंगे तो आप एग्जीक्यूशन वाला काम देखेंगे, जुडिशियल में होंगे तो नई चीज़ें आप लोग देखेंगे। तो ADM का पद भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। उसके बाद में क्या रहता है, जनरली यहाँ तक आते आते लोग जो है रिटायरमेंट के करीब पहुँच जाते हैं, बहुत सारे लोग रिटायर भी हो जाते हैं। और अगर जो लोग नहीं रिटायर होते हैं वो लोग बनते हैं CDO। CDO बनने में आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, CDO होता है आपका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, जनरली IAS को भी जब डिप्टी SDM बनता है उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट बनाते हैं, उसके बाद सीधे जो है CDO बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो DM बन जाता है। तो जो लोग यहाँ पे रिटायर नहीं होंगे ADM पे, वो लोग आकर के CDO पे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और इन बीच पदों में अगर आपके प्रमोशन में डिले भी होता है तो आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे पदों पे काम करने का मौका मिलेगा। ज़रूरी नहीं है भाई CDO के बाद में आपको जो प्रमोशन मिलने वाला है 6-7 सालों में, वो आपको मिलने वाला है, ये देखिए 6 से 7 सालों में जो आपको प्रमोशन मिलने वाला वो DM का मिलने वाला है। ठीक है, तो DM में क्या रहता है, DM में आपका IAS लिया जाता है। तो अगर आपकी एज जो है 56 साल से कम है और आप यंग एज में भर्ती हुए हैं, आपका कार्य अच्छा रहा है, आपकी सर्विस बुक में कोई रेड कलर नहीं लगा है, लाल पेन नहीं चली है, आपको इस खिलाफ कोई कार्यवाही मुकदमा पंजीकृत नहीं, तो आपको IAS कैडर में प्रमोट कर दिया जाता है। तब आप बनेंगे DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आप 2-4 साल काम करें फिर रिटायर हों, या हो सकता है एक पद और ऊपर तक चले जाए, कुछ भी हो सकता है। यंग एज में है, आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल जो है फील्ड से आपका रिलेशन अच्छा है, चीज़ों को समझिएगा, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, तो आप लोग DM बन के रिटायर होंगे। अन्यथा जनरली जो है ADM तक आते आते आदमी रिटायर हो जाता है या फिर CDO पे आके रिटायर हो ही जाता है। लेकिन बीच में क्या रहता है, बहुत सारे और अच्छे अच्छे पद होते हैं जिनमें जो है SDM जो आपका PCS अधिकारी होता है उसे काम करने का मौका मिलता है। वो पद कैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका OSD का पद होता है। ठीक है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, किसी अच्छे विभाग में OSD बना के आपको अटैच कर देंगे। ठीक है, आप जनपद में ADM DM साहब को फ़ोन करेंगे, सर मैं OSD बोल रहा हूँ फलाने विभाग का, ये मामला है, ज़रा दिखवा लीजिए। ठीक है, बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है भाई। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, और आपका स्पेशल सेक्रेटरी हो गया, या फिर आपका जो है सेक्रेटरी हो गया, इन पदों पे भी जो है आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पद होता है एग्ज़ाम कंट्रोलर का। ठीक है, एग्ज़ाम कंट्रोलर। ठीक है, एग्ज़ाम कंट्रोलर जैसे UPPSC के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं। ठीक है, UPPSC के एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाए जाते हैं, ये भी पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक पद और होता है जिसपे SDMs को मिल जाती है, जो इलेक्शन के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है आपका जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ये भी पद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी वैल्यू रहती है भाई इलेक्शन के टाइम में। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे आपको डिप्टी डायरेक्टर बना के किसी विभाग में तैनात कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे मतलब SDM ऐसा नहीं कि आप यही जनरल डिप्टी कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, ADM और CDO यही सब बन के आप पूरी नौकरी कर डालें। बहुत से ऐसे पद होते हैं, सचिवालय में काफ़ी सारे सेक्रेटरी के पद होते हैं, अच्छे अच्छे विभागों के होते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी जगहों पे आपकी तैनाती होगी, अच्छे अच्छे विभागों में पद होगा। ये पद जो मैंने आपको बताया, ये पद जनरली सबको मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा इन पदों पे भी तैनाती दी जाती है, वो आपके कार्यक्षेत्र, आपका पॉलिटिकल नेचर और आपकी सर्विस बुक के अकॉर्डिंग रहता है कि आपका कार्य आपने कैसा किया, क्या आपकी गरिमा रही है, आपकी फील्ड वर्क कैसा है, पब्लिक से आप मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके एनालाइज किया जाता है, फिर उस हिसाब से पद आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कहीं से कोई कमी रह गई हो या कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहता है मेरा, आप पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ पर्सनल में आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी ईमेल ID दी हुई है upsclecturesonline@gmail.com, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो और भी जॉब प्रोफाइल के पड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।